अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल साइंस के हवाले से खास तौर पे केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करेंगे। और मैंने ये नोट्स शेयर किए हैं ग्रुप के अंदर। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, तो आपने इसको ओवरव्यू भी करना है। ये 40+ पेजेस हैं। बहरहाल जितना हम पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह उसको पढ़ते भी हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं ओवरव्यू देने लगा हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों का। सबसे पहले तो हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखें जी, एलिमेंट जो है ना, ध्यान में रखिएगा, इस दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो कुछ बेसिक यूनिट से मिलकर बनी हैं। वो बेसिक यूनिट्स जो हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो जितने भी मैटर है, लिविंग हो या नॉन लिविंग, तो उसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज एलिमेंट। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है आपने कि टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हुए हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं और 26 आर्टिफिशियल हैं, या उनको मैन मेड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं इनमें जो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, और सबसे जो कॉम्प्लेक्स है वो यूरेनियम है। अच्छा, सॉरी, इसके बाद दूसरी चीज ये है कि ये जो 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा ये यूरेनियम से ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, उनको ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। तो ये प्लीज आप जेन में रखिएगा, ट्रांस यूरेनिक्स। अच्छा, एटॉमिक नंबर होता है एक चीज, वो आगे आएगी भी। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। तो याद रखें, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर किया गया है। अब यहाँ पे बड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये देखें जी, सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट एलिमेंट्स हमारी लिथोस्फीयर में कौन सा पाया जाता है अर्थ में? गैस की फॉर्म में वो ऑक्सीजन है। और इस एटमॉस्फेयर में जो सबसे कॉमन एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। इस यूनिवर्स के अंदर सबसे कॉमनेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है। और इस अर्थ में जो कॉमनेस्ट एलिमेंट है लिथोस्फेयर में, मेटल जो है या हार्ड फॉर्म में, वो सिलिकॉन है। इस दुनिया में अर्थ पे सबसे रेयरेस्ट जो एलिमेंट पाया जाता है वो एस्टाटीन है। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो है मेटल्स में लिथियम है। और गैसेस में हाइड्रोजन है। और यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे हैवीएस्ट गैस है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो रेडॉन है। सो ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें आगे देखते हैं, जो रेडॉन है ना, रेडॉन जो है ये अर्थक्वेक प्रिडिक्शन में और रेडियोथेरेपी में यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेडॉन एक वाहिद गैस है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताने लगा हूं आपको। जितनी भी गैसेज होती है ना वो रेडियो एक्टिव नहीं होती, नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन रेडॉन इज द ओनली गैस विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये आप नोट कर लें, साइड पे लिख लें कहीं। अब इसी तरह देखिए, जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स में जो हार्ड एलिमेंट्स हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, ये वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्टर होते हैं, जैसे लेड है, गोल्ड है, मरकरी है। नॉन मेटल्स आमतौर पे पाउडर या लिक्विड या गैसेज होती हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन है। और अच्छा, कुछ मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो केमिकली तो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी कर सकते हैं, और वो इन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल होते हैं। उनको हम सेमीकंडक्टर्स या मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जांपल्स याद रखिएगा: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी। ये चार मेटलॉइड्स की एग्जांपल्स हैं। आगे हम चल रहे हैं जी, एलिमेंट्स की टाइप्स के बाद हम आगे चलते हैं कंपाउंड के ऊपर। बेसिकली कंपाउंड्स जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि जो कंपाउंड होता है ना उसमें दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं। सो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं और उनके दरमियान एक फिक्स रेशो होती है, उसको हम कंपाउंड कहेंगे। अच्छा, कंपाउंड्स जब बन जाते हैं तो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। कंपाउंड्स की दो टाइप्स होती हैं: कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम बता रहा हूँ और उन पे एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इसलिए आप जरा जहन से में इसमें रखिएगा। अच्छा, इसमें जैसे वाटर है उसका फॉर्मूला आप सबको आता है H2O। सोडियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। ये एमसीक्यू कई दफा आ चुका हुआ है।
अच्छा, जो सैंड होती है, रेत, उसका फॉर्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोप की तैयारी में इस्तेमाल होता है, इसका फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा जो ये वॉशिंग पाउडर में यूज होता है, वो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और एक होता है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है लाइमस्टोन जिसको चूने का पत्थर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अच्छा, ये जो एक होता है लाइम वाटर, ये भी जरा प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कली वगैरह होती है ना, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने जहन में रखना है। ये मैंने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आ सकते हैं और आए हुए हैं पेपर्स में, उनके बारे में आपको बताया है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो पेपर में बार बार आता है, जिसपे MCQ, वो है अलॉयज। बेसिकली अलॉयज जो होती हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम अलॉय कहते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। मिनरल्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे कोई लिस्ट आपने याद रखनी है। देखिए, जो नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें फिक्स कंपोजिशन होती है, उसकी पर्टिकुलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स में ना मेटल्स लाजमी होती हैं। अब ये एक लिस्ट है जिसको आपने जरा ओवरव्यू कर लेना है। सम हाउ इसमें बाज औक़ात ना MCQs आ जाते हैं। तो ये अब इतनी सारी शायद आपसे याद ना हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बॉक्साइट है। ये बॉक्साइट एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। और सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्लास वगैरह बनाने के काम आती है। इसी तरह यहाँ पे डोलोमाइट है। डोलोमाइट जो है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बन है। यानी इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट। तो ये सीमेंट और बिल्डिंग स्टोन में यूज होती है। एक फ्लोराइट है, ये ग्लास और एनेमल में यूज होती है। एक जेलीना है, ये इंपॉर्टेंट है सारी जो मैं बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है लेड सल्फाइड। और ये लेड के सोर्स के तौर पे यूज होती है, इसमें से हम लेड निकाल सकते हैं। अच्छा, एक इज्यूराइट भी होती है, इजूराइट। इजूराइट कॉपर कार्बोनेट को कहते हैं, और इसमें से हम कॉपर को निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चाल्को साइट है, चाल्को साइट, ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। चाल्कोसाइट और सीना बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाल्कोसाइट जो होती है कॉपर सल्फाइट है, ये एक सोर्स है कॉपर का। और सीना बार जो है मर्क्यूरिक सल्फेट है, ये सोर्स है मरकरी का। यानी इसमें से मरकरी हम निकाल सकते हैं। तो एक लिस्ट है, इसको बस जेन में रख लें थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो होती है जिप्सम। जिप्सम जो है वो बेसिकली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ग्लास और फर्टिलाइजर में यूज होता है। और इसके बाद हीमाटाइट बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। हीमाटाइट फायरिक ऑक्साइड होता है, और ये बेसिकली हीमाटाइट जो है ये इस्तेमाल होता है आयरन के सोर्स के तौर पे। इसके बाद मेलाकाइट है। मेलाकाइट कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर के सोर्स पे यूज होगा। और क्वार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्वार्ट्स का केमिकल फॉर्मूला होता है सिलिका, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये सीमेंट, ग्लास, अब्रेसिव मटेरियल, यानी जो रगड़ के लिए सरफेसेस यूज होती हैं, उनके लिए यूज होता है। और इसके बाद है टाल्क। है टाल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम सिलिकेट है। और ये टैल्कम पाउडर वगैरह में यूज होता है, जो पाउडर हम लगाते हैं। asbestos की तैयारी में भी यूज होता है, ये जो रगड़ाई के लिए मटेरियल यूज होता है। टोपाज भी इंपॉर्टेंट है जी, ये स्टोन्स में यूज होता है। इसमें हाइड्रस एल्यूमिनियम फ्लोरोसिलिकेट्स होते हैं। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन आपको ना भी याद हो, लेकिन आपको मिनरल का नाम याद होना चाहिए, और उसकी कोई एप्लीकेशन जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ पानी के हवाले से पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं इसमें। जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैंने ये निकाली हैं चीजें। देखिए, वाटर जो है, ये इसको सबसे पहले
किसने डिस्कवर किया था, यानी वाटर के बारे में किसने केमिकली बताया था, तो उसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। ये आपने याद रखना है। 18वीं सदी में उसने वाटर के बारे में, इसकी कंपोजिशन के बारे में बताया था, और इसको एज ए केमिकल कंपाउंड जो है वो जो है ना वो कंसिडर किया था। अच्छा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाटर की ना दो टाइप्स होती हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं जी। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, ठीक है ना। यानी हार्ड वाटर की निशानी ये है कि ये साबुन यानी सोप के साथ लेदर नहीं बनाएगा। सॉफ्ट वाटर जो होगा वो सोप के साथ लेदर बनाएगा। आगे जो हार्ड वाटर है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर। इस पे एमसीक्यूज आते होते हैं। देखिए, टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर में क्या फर्क है, ये ध्यान में रखिएगा। टेम्परेरी हार्ड वाटर जो होता है उसमें ना बाइकार्बोनेट्स होते हैं, या ठीक है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये आपने याद रखना है। यानी टेम्परेरी हार्ड वाटर में बाइकार्बोनेट्स होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और इसको अगर ठीक करना है, इसको सॉफ्ट करना है, तो हम इसको बॉईल कर सकते हैं या उसमें लाइम ऐड कर सकते हैं। जबकि जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। इसको बॉइलिंग से हम ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसमें वॉशिंग सोडा ऐड करना पड़ता है या आयन एक्सचेंज मेथड यूज करना पड़ता है। तो हार्ड वाटर की दो टाइप्स हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। इस पे एमसीक्यू आता है कि टेम्परेरी हार्ड वाटर किस वजह से होता है। तो आपने याद रखना है, दैट इज ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जो परमानेंट हार्ड वाटर है, दैट इज ड्यू टू द सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसको पढ़ लें जरा प्लीज एक दफा। ओके जी, चलिए हम आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, इनके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए हैं। जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन कलरलेस है, टेस्टलेस है, पानी में कुछ हद तक हल हो जाती है। अच्छा, ये खुद तो नहीं बर्न करती, लेकिन ये बर्निंग में हेल्प करती है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, 15.999। इसका मेल्टिंग पॉइंट -218.4 है, बॉइलिंग पॉइंट -183.0 है, डेंसिटी इसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे -1.329 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और वैलेंसी इसकी 2 है। इसी तरह ये आपने ना डिफरेंट गैसेस के बारे में जो तीन चार इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने इनके बारे में कम से कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, कुछ गैसेस जो होती है ना उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो मैं ना वो गैसेस और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको जरा पढ़ाने लगा हूँ। अच्छा, एक गैस होती है एसिटाइलीन, ये एमसीक्यू आया भी हुआ है। ये इस्तेमाल होती है वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में। याद रखिएगा, अगर हमने मेटल्स की कटिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है, तो उसमें एसिटाइलीन गैस इस्तेमाल होगी। ये एमसीक्यू आया हुआ है एमपीटी के अंदर ही। इसी तरह अमोनिया जो गैस है वो फर्टिलाइजर और फाइबर्स की तैयारी में इस्तेमाल होती है। एक गैस होती है ब्यूटेन, ये जो हमारे सिगरेट लाइटर्स होते हैं ना, जिसमें आपने देखा होगा एक लिक्विड होता है, वो बेसिकली वो हाईली वेपराइज्ड लिक्विड होता है, ब्यूटेन उसको कहते हैं। तो ये सिगरेट लाइटर्स में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। एक गैस होती है जी कैल्शियम डाइसल्फाइड, ये यूज होती है इसमें टीयर गैस में। ये जो मोब को डिसलोकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक होती है एथिलीन या इथीन, ये प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होती है। हीलियम गैस जो है, ये जो एक बैलून्स होते हैं ना, वो हवाई गुब्बारे, उनमें यूज होती है, और लेजर्स में भी यूज होती है। इसके अलावा ये फ्लोरिसेंट ट्यूब्स के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है। क्रिप्टॉन गैस जो है, ये भी फ्लोरिसेंट ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल होती है। एक होती है लाफिंग गैस, इसका फॉर्मूला होता है N2O, ये माइल्ड एनेस्थेटिक के तौर पे यूज होती है, एनेस्थीसिया कॉज करती है, बेहोशी कॉज करती है। एक है मीथेन गैस, वो फ्यूल के तौर पे यूज होती है। नियॉन जो है, ये भी इल्यूमिनेटिंग गैस है, ये नियॉन साइंस जो होते हैं ना, साइन बोर्ड्स, उनमें यूज होती है। जीनॉन जो है वो लेजर्स में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जी मस्टर्ड गैस, ये केमिकल वेपन्स में यूज होती है।
ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना एज ए केमिकल वेपन इस्तेमाल हुई थी। इट्स वेरी वेरी डेंजरस गैस। तो ये गैसेस की एप्लीकेशंस आप याद रखिएगा, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, रेडॉन जो है रेडियो थेरेपी में और अर्थक्वेक प्रिडिक्शन में यूज होती है, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इन पे एमसीक्यू आए हुए हैं पुराने कंपेटिटिव एग्जाम्स के पेपर में, इसलिए मैंने ये यहाँ पे चीजें दी हुई हैं। स्टील और आयरन, देखें स्टील जो है ना आयरन की फॉर्म है, अभी हमने पढ़ा था जब हमने अलॉयज पढ़े थे। तो याद रखें स्टील की कंपोजिशन तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन स्टील की ना ट्रीटमेंट होती है और उसके जरिए से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। तो उस ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं, क्वेंचिंग, टेम्परिंग और अनेलिंग। तो ये आपको ना इन मेथड्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेंचिंग का मतलब ये है, इसमें स्टील को ना हम हीट करते हैं और इतना हीट करते हैं कि वो ब्राइट रेड हो जाता है, और फिर हम उसको कूल करते हैं सडनली। क्वेंचिंग से ना स्टील जो है वो हार्ड हो जाता है। फिर होती है टेम्परिंग। इस प्रोसेस में जो जिस स्टील की हमने क्वेंचिंग की होती है ना, उसकी हम टेम्परिंग करते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं। और जो टेम्परिंग जो होती है ना, वो इसकी जो स्टील की ब्रिटलनेस होती है उसको रिमूव करती है और उसकी हार्डनेस को बेहतर करती है। इसके बाद अनेलिंग। अनेलिंग जो है ना, ये बेसिकली है कूलिंग। इसमें जो स्टील आपने हीट किया है उसको फिर आप कूल करते हैं, और उसके बाद उसकी सॉफ्टनिंग, उसकी ना मुख्तलिफ चीजें बनती हैं, उसके मुख्तलिफ अशकाल बनाई जा सकती हैं। तो ये जस्ट आपने क्विंचिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग याद रखनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है रस्टिंग। क्या होती है? देखिए आयरन को जो रस्ट लगता है ना, जंग लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये एमसीक्यू आया हुआ है सीएसएस के पेपर में। तो ये देखें, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3.NH2O, फॉर्मूला याद रखना है आपने। इसको रस्ट कहते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है ये रस्ट कहलाती है, ये आप याद रखिएगा। जब भी आयरन को का रिएक्शन होता है ना ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो फिर ये बन जाती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, रस्ट को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये भी जरा नोट कर लें। ग्रीसिंग करके, और अलॉय बना के, अलॉय यानी आयरन की अलॉय बना देंगे तभी उसको रस्ट नहीं लगेगा, जैसे स्टील को रस्ट नहीं लगता। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उसके जरिए से, उसके जरिए हम एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल पे चढ़ाते हैं। और एक होती है जिंक के साथ कोटिंग। ये एमसीक्यू आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर दें तो आयरन को रस्ट नहीं लगता। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, गैल्वेनाइज करना। ठीक है ना, ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन, यानी कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये आपने याद रखना है। इसको गो थ्रू करें 1 मिनट के लिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, लेट्स मूव, आगे चलते हैं इसमें। आगे है आयरन की टाइप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दफा एमसीक्यू आया हुआ है कि आयरन कौन सा जो होता है वो प्योरेस्ट होता है। तो आयरन की जो टाइप है ना, इसमें कास्ट आयरन है, एक रॉट आयरन है। और कास्ट आयरन जो है क्रूड फॉर्म होती है आयरन की ना, क्रूड फॉर्म, यानी जो फर्नेस में से हम निकालते हैं, ये प्योर नहीं होता बिल्कुल भी। रॉट आयरन जो होता है ना, उसके बारे में ये स्लाइटली प्योर फॉर्म, ये हाईली प्योर फॉर्म है आयरन की। और ये इसमें ना बहुत कम मिकदार में कार्बन और इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। इसको रस्ट भी नहीं लगता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यानी अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि सबसे आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, तो वो रॉट आयरन है। एक होती है पिग आयरन। पिग आयरन जो है वो भी क्रूड फॉर्म है आयरन की। ये भी ब्लास्ट फर्नेस से प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं। इसमें और जो कास्ट आयरन में कंपोजिशन में फर्क होता है। अच्छा, अब आगे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं।
आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर हम एसिड्स और बेसिस भी पढ़ते हैं। एसिड्स वो चीजें होती हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है। अब यहाँ पे एक मैंने लिस्ट दी हुई है कि कौन सा एसिड जो है वो कौन से चीज में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एसिटिक एसिड जो है वो विनीगर में, सिरके में पाया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि विनीगर में, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। इसी तरह प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो गावा है, सिट्रस फ्रूट्स है, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है जी। लेमन जो होते हैं उनमें हम जो बेसिकली एसिड है वो सिट्रिक एसिड है। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। जब दूध फिट फट जाता है, जिसको सोर मिल्क कहते हैं, तो फिर लैक्टिक एसिड उसमें प्रोड्यूस होता है। जो कच्चे सेब होते हैं उसमें मैलिक एसिड होता है। चाय के अंदर टैनिक एसिड होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टैनिक एसिड। अच्छा, यूरिन जो होता है मैमल्स का, उनमें यूरिक एसिड होता है। और जो बीफ का गोश्त है उसमें लिपोइक एसिड होता है, लिपोइक एसिड। और फैट्स और लिपिड्स जो होती है उसमें स्टेरिक एसिड होता है। अच्छा, ये मतलब सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि ये एसिड्स जो नेचुरल एसिड्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं। इसके बाद ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, एक्वारीजिया। आपको पता है एक्वारीजिया, इसको हम किंगली वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में हम इसको आबे सुल्तानी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके जरिए से हम गोल्ड को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक्वारीजिया के जरिए हम गोल्ड को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये जाबिर बिन हयान ने पहली दफा बनाया था। और इसकी कंपोजिशन ये होती है कि 3 हिस्से हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और एक हिस्सा लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। इन दोनों को मिलाते हैं तो जो कंपोजिशन बनती है दैट इज कॉल्ड एक्वारीजिया, उसको एक्वारीजिया कहते हैं। तो ये गोल्ड, मेटल और प्लैटिनियम को डिसॉल्व करने में इस्तेमाल होता है। सो दिस इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड इंफॉर्मेशन, एक्वारीजिया। इसके बाद हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, रेडियो एक्टिविटी के हवाले से बात करते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट का स्पॉन्टेनियसली ब्रेक होना, खुद ब खुद वो टूट जाता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी इसलिए होती है क्योंकि उनका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है। अच्छा, याद रखिएगा, ऐसे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। 82 से आगे वाले जितने भी हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले डिस्कवर की थी हेनरी बैकरल ने 1896 में, और यूरेनियम के जरिए उसने की थी। उसके बाद पैरी क्यूरी और मादाम क्यूरी ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर, जैसे पोलोनियम, फ्रांसियम, रेडियम है, उनमें रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। अच्छा, याद रखें, इसमें जो रेडियो एक्टिव रेज हैं वो 3 तरह की हैं, अल्फा बीटा गामा रेज। इस पे भी एमसीक्यू आ सकते हैं। अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता। ये ध्यान में रखना आपने। अल्फा पार्टिकल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और बड़ी लिटिल पेनिट्रेशन पावर है, यानी ये एटम के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, और गैमा की सबसे ज्यादा है। ये देखें जी इसको जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे पूछना था कि ये जो आप कह रहे हैं कि पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसका मतलब ये उनके साथ मिक्स हो सकती हैं? उनके न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं, न्यूक्लियस के अंदर जा सकती हैं, किसी दूसरे मटेरियल के मतलब न्यूक्लियस के किस? अंदर। अच्छा, इसके ओके बाद ओके। एक्सरेज है। एक्सरेज जो है ना, ये भी पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। और ये लाइट 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 की तरह होती हैं, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। ये हमारी बॉडी में भी पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी का इमेज जो है वो इनके जरिए से मिल जाता है। जैसे हम एक्सरेज करवाते हैं तो उसमें एक्सरेज ही यूज होती हैं। ठीक है जी।